तालिबान के शरई कवानीन हैं और जो तालिबान का गवर्नेंस है उसकी जानकारी ले सकें और फिर कश्मीर में वो वापस आए। बल्कि ना भी आए तो कोई मुज़ायका नहीं है, वो वहीं रहें, क्योंकि वो रियासत मदीना तो उनके लिए बड़ी मुक़द्दस जगह है, वो कह रही थी, तो वहां पे वो क़याम कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती ने यह बयान क्यों दिया? क्या पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर में आने वाले 10 हफ्तों में जो एक मनसूबाबंदी की जा रही है कि वहां कुछ आतंकवादी भेजे जाएं, वहां पे कुछ गड़बड़ की जाए, क्या ये उस दहशतगर्दी को, उस जहादी दहशतगर्दी को एक पॉलिटिकल के लिए महबूबा मुफ्ती को इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो उसकी आज रिप्रेजेंटेटिव है? इसी हवाले से बात करने के लिए मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, कैसे देखते हैं आप आज के बयान को? ये दूसरा बयान है, पहला बयान उनका आया था कि भारत जो है वो मेरे मुंह में खाक, नक्शे से ही मिट जाएगा। अब वो कह रही है कि तालिबान जो है वो गुड गवर्नेंस और पता नहीं रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। देखो मिर्जा साहब, एक तो समझना चाहिए महबूबा मुफ्ती को कि तालिबान की सच्चाई पूरा वर्ल्ड जान गया है। आज उसकी क्रूरलिटी की बातें सब बोले संसार में हो रही। एक खबर मिली है कि इनके जो, पहले तो ये देखो कि जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट बनी है जिसके 33 मिनिस्टर हैं, उसमें से ज़्यादातर वो मिनिस्टर हैं जो कि एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। जो इनका प्राइम मिनिस्टर बना है और होम मिनिस्टर बना है, जो हसन अखुन और हकानी, वो दोनों के दोनों प्रोस्क्राइब टेररिस्ट भी हैं। उनके ऊपर $5 बिलियन की प्राइज बनी है। तो ऐसे में आप उस गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि वो एक प्रकार से बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देगा शरिया लॉ के अनुसार, ना उसके अंदर कोई वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, ना कोई माइनॉरिटीज हैं। 2 उज्बेक और एक जो तजाक हैं, वो भी जो पिछली मिनिस्ट्री में थे, जो कि प्रो पश्तून है। उसके बाद वहाँ पर 17 हकानी नेटवर्क के मिनिस्टर हैं। तो जो ये मिनिस्ट्री बनाई है, ये मिनिस्टरों की नहीं बनाई, ये लगता टेररिस्ट की मिनिस्ट्री है और ज़्यादातर ब्लैक लिस्टेड हैं बाय यूनाइटेड नेशन हकानी नेटवर्क से। सिराउद्दीन हकानी का तो पोस्टर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। ऐसी गवर्नमेंट के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो। और वो तालिबान 1.0 और 2.0 में फर्क क्या है? आज आप देखो क्या कर रहे हैं। आज वो उन्होंने औरतों को मारपीट स्टार्ट कर दिया, औरतें रोड पे आ गई। वो नहीं चाहती शरिया लॉ, वो नहीं कहती, क्योंकि आज मीन पॉपुलेशन अफगानिस्तान की 19 साल है। इसका मतलब जो 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 2001 के बाद पैदा हुई है, खुली हवा में सांस ली है, वो नहीं काउ डाउन होने वाले। वो अपनी जान की परवाह करे बगैर सड़कों पर आ गए हैं। वो कहते हैं हमें चाहिए इक्वलिटी, हम मर जाएंगे। ऐसे में मुझे लगता है हमें पूरा वर्ल्ड को देखना चाहिए हो क्या रहा है। आज 2 जर्नलिस्ट की जो पिटाई की है इन्होंने अफगानिस्तान में, वो तो बहुत बड़ा निंदा का इशू है। और अब ये भी सुनने में आया कि ये जो पूरी जो मिनिस्ट्री है, इसकी जो एक प्रकार से और सरमनी है, वो भी 9/11 को करेंगे। इसका मतलब एक प्रकार से इनको पूरे वर्ल्ड को चिढ़ा रहे हैं और अमेरिका को तो वो बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे। और ऐसे में भारत से ये आवाज आना बड़ी दुख की बात है। समझना चाहिए कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और तालिबान जो है बिल्कुल नहीं बदला हुआ। तालिबान 1.0 और 2.0 में कोई फर्क नहीं है और उतनी ही क्रूरलिटी दिखाएगा। और मुझे लगता नहीं आने वाले समय में काफी कम देश इसको मान्यता देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने एक ये अपनी मिनिस्ट्री बनाई है, इसके अंदर इतने टेररिस्ट तो कोई नहीं देगा मानता। और भारत को ये समझना चाहिए, भारत के लिए चिंता का विषय है। मैं कहता हूं कि चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि जो वो 8,000 से 10,000 आतंकवादी जो हैं, जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के, वो भारत की तरफ आएंगे। कहीं उसकी तरफ तो इशारा नहीं है कि वो आएंगे तो भारत के अंदर आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से आएंगे। पर भारत की फौजें तैयार हैं, हमारा काउंटर इन्फ्लेशन ग्रेड पुख्ता है और आने से पहले ही उनको मार गिराया जाएगा। पर यह सच्चाई है कि ये सिचुएशन अभी डिटेरियोरेट होगी, इंस्टेबिलिटी आएगी। और ऐसे रिमार्क आना, ऐसे जो CM रह चुका है जम्मू और कश्मीर का, वो एक प्रकार बहुत बड़ी दुख की बात है।
ऐसे मिनिस्टर्स और सीएम जो रह चुके हैं उनको सोच समझ के कमेंट पास करने चाहिए, क्योंकि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और है और रहेगी। चौधरी मिर्जा साहब, लेकिन तो बड़ा सोच समझ के बयान दिया है, वो कोई दूध पी तो सोच समझ के ये बयान दिया है। दूसरी तरफ हुर्रियत काउंसिल ने शरफ के शरीफ आलम है तो उन्होंने नया कमांडर बनाया है, हुर्रियत का लीडर बनाया है जेल में, वो भी एक टेररिस्ट है। और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जो है वो उनको क्या नजर नहीं आता कि काबुल में जो हुकूमत बनने जा रही है वो डाकुओं की, स्मगलरों की, जानियों की, हीरोइन बेचने वालों की और हीरोइन काश्त करने वालों की और जो मादनी वसाइल है उनकी लूट मार करने वालों की, अगवा बराए तावान जो है करने वालों की हुकूमत आ गई है। और कल वहां जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया उसने तकरीर करके कहा कि डिग्रियों की कोई जरूरत नहीं होती, हमारे पास कोई डिग्रियां नहीं है लेकिन हमने पूरा मुल्क फतह कर लिया है, ये डिग्रियां बेकार होती हैं। और लड़कियों और लड़कों की क्लासें जो है उन्होंने लहरा कर दी हैं। तो उनको ये चीजें नजर नहीं आती। क्या ये कोई बहुत बड़ा एक प्लान बन रहा है वादी में, कोई जो डेवलपमेंट हो रही है 370 के खत्म होने के बाद, जो वहां पे एक आजादी का माहौल है, लोग इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। पहले 23,000 करोड़ का ऐलान हुआ था, अब उन्होंने कहा 25,000 करोड़ की जो है वो की जाएगी इन्वेस्टमेंट जम्मू में और कश्मीर में, 12-12 जो है वो की जाएगी, दोनों में 12-12 हजार करोड़। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट को सबोटाज करने का सिलसिला है या ये जो पाकिस्तान की फौज का एक दरीना ख्वाब है 1947 से लेके अब तक कि वो कश्मीर को फतह करे, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। इसको जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें प्लीज। देखो इसमें कोई शक नहीं, मुफ्ती मोहम्मद जो है महबूबा मुफ्ती, अभी उसका कोई ज़्यादा वजूद है नहीं कश्मीर में, उसकी कोई पॉलिटिकल वेटेज है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आर्टिकल 370 और 35 को ऑपरेट करे उसके बाद जो एक प्रकार चेंज आया है जम्मू कश्मीर में वो काबिल तारीफ है। वहाँ पर पंचायत के इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई, वहाँ पर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का दौर चला हुआ। टूरिज्म इस साल जो है एक रिकॉर्ड टाइम में है। उसके बाद वहाँ पर हॉर्टिकल्चर, बाकी जो आपकी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, हॉस्पिटल खुल गए, बड़े बड़े होटल्स आ गए हैं। तो ऐसे में एक नया माहौल पैदा हो गया। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात आप कर रहे हो उसका तो नाम ही मिट गया है, वो तो एक हिस्ट्री हो गया है। अब गिलानी साहब तो नहीं हैं, मगर वो जो उसकी जगह जो बनाया गया है उसको भी कोई नहीं जानता अब, क्योंकि NAIA ने उसको चोक कर दिया है। जो हवाला पैसा आता था वो बंद हो गया है और आज उनको ये नहीं पता कि ये लीडर हैं कहाँ, उनको जेलों में डाला हुआ है दाएं बाएं। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि कोई भी अवाम इनके साथ है। ये अपना पॉलिटिकल जो वेट था वो घुमा चुके हैं और एक नई जनरेशन आएगी अभी अब पॉलिटिक्स की, तो ये ऐसी स्टेटमेंट पास करके रेलेवेंट रहना चाहते हैं। सच्चाई है कि ऐसी स्टेटमेंट पास करें जिससे इनके बारे में बात हो। अदरवाइज आज की तारीख में ये पुराने जो लीडर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की जड़ ये है कि जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में करप्शन हुई, जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवारी उन लीडरों पे है जो वहाँ पर पावर में थे। तो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में इनकी इतना होल्ड है या इनके साथ अवाम है। क्यों इनके साथ अवाम नहीं है? तो ये अपने आप को रेलेवेंट बनने के लिए ऐसी जो है आप कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देते हैं, मगर उसका कोई खास वजूद नहीं है। मिर्जा साहब, तो आपके ख्याल में ठीक है हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बड़ा मजबूत है, लेकिन इस किस्म के जो हमारे घर के अंदर बैठे हुए पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी यूथ को बरगला रहे हैं, जो हमारी यूथ के ज़हन को पॉइजन कर रहे हैं, जो हमारी यूथ को यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, तालीम, साइंस से दूर रख रहे हैं, इसको हम कैसे काउंटर करें? अपने अंदर जो है हमारे घर के अंदर इसको कैसे काउंटर करें? बाहर तो हमारा ग्रिड है, दहशत गर्द आएंगे हम मार देंगे,
लेकिन ये जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, इसके प्रोपेगेंडे के जहर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिर्जा साहब, देखो इसमें कोई शक नहीं, जो भारत की गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए गए थे एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35 के बे, तो इनको काफ़ी देर तक एक प्रकार नज़रबंद रखा, क्योंकि उस टाइम ये ऐसी कुछ बातें कर सकते थे जिसका इम्पैक्ट होता। मगर धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होगी, लोगों को समझ आ गई जो हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उनको डेवलपमेंट दिख रही है ग्राउंड पे, कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं जो उनको दिख नहीं रही हो, और उनको महसूस होने लगा कि आज भारत की जो जम्मू और कश्मीर है वो कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहाँ रह गए। तो अभी उनको बताने की जरूरत नहीं, वो जमीन पे उनको नजर आ रही। तो ये जो पुराने लीडर थे, अगर वो ये कहेंगे कि भाई भारत की जम्मू और कश्मीर में आज डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर हम पूछें भी डेमोक्रेसी कहाँ है, वहां बताओ, आप चलो वहां पर। आज तालिबान को आप डेमोक्रेसी कहोगे? पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है वो। तो ऐसे में सच्चाई ये है कि ये रेलेवेंट नहीं है। आने वाले इलेक्शन में इनको पूरा का पूरा अवाम इनको एक प्रकार से दिखा देगी कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये ऐसी जो स्टेटमेंट दे के ये अपने आप को रेलेवेंट दिखाना चाहते हैं, मुझे कोई खास इनका वजूद नजर नहीं आ रहा। और ये अगर आप इनको जेल में डाल देंगे तो ये हो सकता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगर आप इनको बिल्कुल ध्यान नहीं दो तो इनकी जो बातचीत ये कर रही हैं जम्मू और कश्मीर में, उसके बारे में कोई नहीं सोच। हम और आप शायद इसको डिस्कस कर रहे हैं मगर वो इतना वजूद है नहीं। क्यों? क्योंकि कि जो यूथ है उनको समझ आ गई है, उनको धीरे धीरे जो एक प्रकार से रेडिकलाइजेशन की तरफ जाओ साउथ कश्मीर में जा रहे थे, वो लोग भी अब समझ गए हैं कि ये एक प्रकार हुरियत जो है हमको मूर्ख बना रही थी, टेररिस्ट हो गए। और अभी 200 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, उनको भी मुझे लगता है 1.5-2 साल में खत्म हो जाए। ये मैं मानता हूं जो तालिबान के आने से थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आएगी, उससे कुछ फर्क तो भारत में पक्का पड़ेगा। पर हम, मेरे को लगता है, तैयार हैं इंटरनली। अगर ये कुछ एक लूज स्टेटमेंट देते हैं उसको ज्यादा हमें ताज्जुब नहीं देना चाहिए, उसको डिस्कस करने से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको कुछ एक चीजें जो हैं उनको हमें ओवरलुक करना चाहिए। मेरे हिसाब से ओवरलुक करने से आप इनको साइड ट्रैक करते हो, अगर इनके बारे में बातचीत करोगे तो आप इनको रेलेवेंट बना देते हो। मिर्जा साहब, अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें आज ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की एक जो SSG की बटालियन है, लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर की क़यादत में, वो उन सड़कों पर मतलब है कि खड़ी है और वहां पे जो एड आनी है पंशेर, उसको गुजरने नहीं दे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की आर्टिलरी गन्स हैं वो भी बमबारी कर रही हैं, गोले फेंक रही हैं। और एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो एयरफोर्स आर्टिलरी की भी उन्होंने लगाई है कुछ, ताकि अगर एयर ड्रॉप के जरिए कुछ उनको भेजें तो उसको भी वो उन्होंने कुछ फायरिंग की है वहां। लेकिन देख रहे हैं कि पंशेर के जो दो बड़े लीडर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने तो कोई नहीं दिखाया झुकने का, कोई ऐसा उन्होंने नहीं। आगे आ रही हैं सर्दियों में पड़ जाएंगी बर्फें। आप क्या समझते हैं कि बर्फों ये पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और जैसे बर्फें पिघलेंगी अगले साल ये शुरू, या तालिबान पाकिस्तान की पंशेर को कंसोलिडेट कर ले? मुझे लगता नहीं। देखो इसमें कोई शक नहीं कि पंशेर के जो शेर हैं ये नदन अलायंस और इस अहमद मसूद के नीचे ये बहुत डटे हुए। अगर ये लड़ सकते तो सच्चाई ये है कि बाकी जो अफगान आर्मी क्यों नहीं लड़ी, ये बड़ी दुख की बात। मगर ये सच्चाई है, इसको जो भी इन्होंने अभी वैली फ्लोर में आए हैं वो तालिबान नहीं ले पाया था। उसके लिए जनरल बाजवा ने SSG के जो GOC हैं मेजर जनरल आदिल रहमानी, उसको 3 SSG की बटालियन, पहले 2 दी थी, एक तीसरी ऐड की, एक आर्टीबैट टैंक का एक 2 ट्रुप, और उसके बाद ड्रोन्स, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको एयर सपोर्ट दिया, एयर स्ट्राइक की। और जब कहीं
वो वैली फ्लोर पे पहुंचे, मतलब कि वो घाटी में पहुंचे हैं। और ऐसे में इतनी फोर्स भेजने के बावजूद भी उन्होंने जो नदर्न अलायंस को हरा नहीं सके। नदर्न अलायंस के जो जांबाज हैं वो अभी पहाड़ों पे चढ़ गए, वो हैं वहीं पर, और वो एक प्रकार से कभी भी नीचे फायर कर सकते हैं। मगर अब क्या हुआ है कि क्योंकि वर्ल्ड में ये अफवाहें फैल गई कि पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, एयरफोर्स है, तो वो आदिल रहमानी को इन्होंने निकाल लिया है। उसको मेरे को लगता है या तो वापस भेज दिया या काबुल में है, और उसकी जगह उन्होंने एक एनएलआई की एक बटालियन को और एक को भेजा है, और कुछ एक एयर डिफेंस के ट्रुप भेजे हैं कि जिससे अगर फौरन से कोई मदद आती है, स्पेशली वो सोच रहे हैं ताजिकिस्तान से आ सकती है, वो बंद करा जाए। और अब क्या कर रहे हैं, जो माउथ ऑफ वैली है, मतलब कि जहां से वैली के अंदर बढ़ा जाता है, उसके अंदर एक दो ही रास्ते हैं जहां से नदी और रोड आ रही है, उसको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है कि कोई भी जो ह्यूमन जो एड है वो भी नहीं जा पाए, ना मेडिकल फैसिलिटी जा पाए, सप्लाई लाइन ना जा सके, लोग भूखे मरे। तो ये कार्रवाई कर रही है अभी पाकिस्तान की आर्मी का इस्तेमाल करके तालिबान। तो एक प्रकार पनिश करने के लिए उस पॉपुलेशन को वो जो एक बहुत बारबेरिक एटीट्यूड से वहां पर ना खाना ना पानी ना आप ये को दवाइयां जाने दे रहे। और ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की एनएलआई बटालियन है, वहां पर एडी के भी वो लगा रखे हैं उन्होंने ट्रुप। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इसको एक्सपोज करना, पर मुझे नहीं लगता कि नदर्न अलायंस हाथ खड़े करने वाली है, क्योंकि नदर्न अलायंस के जो शेर हैं वो चढ़ गए हैं, जो पहाड़ी इलाका है जो डोमिनेट करता है वैली को, और वो जैसे ही बर्फे वगैरह पड़ेगी फिर नीचे आ जाएंगे। वो मेरे को लगता नहीं हाथ खड़े करेंगे। और ये अगर कोई तालिबान को चैलेंज कर सकता है तो मुझे लगता है वो अहमद मसूद और उमर साले की जो फौज है वो ही कर सकती है, मिर्जा साहब। तो इस सारी सूरत में आप समझते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के ये जो लोग हैं, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स, इसको काबुल, हेरात, कंधार, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे सपोर्ट मिलेगी आवाम की जो तालिबान को पसंद नहीं करती? और क्या वहां पे भी अर्बन रेजिस्टेंस होने के कोई इम्कान हैं? हाँ, हो सकता है, पर देखो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बाकी नदर्न अलायंस मुझे नहीं लगता पंजशेर से आगे जा सकता, क्योंकि इनके पास लिमिटेड ही स्ट्रेंथ है, 15-20 हज़ार थे, और इनके साथ कुछ अफगान फोर्सेज के भागे हुए लोग भी आगे मिल गए थे। ये पंजशीर को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पंजशीर की बनावट ऐसी है कि एक घाटी है, उसकी चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ डोमिनेट करते हैं, अटैक करना मुश्किल है। अभी जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो पकड़ा है वो पकड़ा है वैली का एक, जहां से अंदर बढ़ते हैं, जो पहाड़ियां हैं वो अभी भी नदर्न अलायंस में। पंजशीर को तो नदर्न अलायंस नहीं छोड़ेगी, वो एक प्रकार से हरदम वहां रहेगी। पर बाकी जगह ये मजार शरीफ, हेरात में, कंधार में फैलना, ये डिपेंड करता है कि लोग आते हैं या नहीं आते, क्योंकि यहाँ से नदर्न अलायंस मुझे नहीं लगता वहां ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती। नदर्न अलायंस का ज्यादा जो है जोर वो है पंजशीर में, और अकेले वो नहीं कर पाएंगे जब तक उनको कोई बाहर से सपोर्ट नहीं। बाहर से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके हथियार, उनके वेपन, इनके अम्यूनिशन वो लिमिटेड है। इनकी सप्लाई लाइन भी इन्होंने काट दी, बिजली पानी भी काट दिया। जब तक फॉरेन की सपोर्ट नहीं आएगी तो फिर बड़ा मुश्किल है ज्यादा टाइम तक टिकना। इनके लिए उसको चाहिए कि फॉरेन सपोर्ट आए, मगर बाकी जगह अवाम मुझे लगता है आ सकता है, बाकी तो मुश्किल है। अवाम मतलब औरतें बाहर आए और लोग आ जाए सड़कों पे काबुल में, और जो अर्बन सिटी हैं, जितने भी प्रोविंस की कैपिटल है, तो फिर तालिबान को लेने के देने पड़ सकते। मिर्जा साहब, तो अगर ये तालिबान पंजशीर पर अपना मुकम्मल कब्जा करने में नाकाम रहते हैं, तो फिर तालिबान की जो लेजिटिमेसी है एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, वो तो फिर कायम नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे देख रहे हैं? इंटरनेशनल रिकग्निशन के क्या कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं फिर? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं कि अमरुल्लाह साले बोलते हैं कि वो एक प्रकार एक्टिंग प्रेसिडेंट है,
कि अगर प्रेसिडेंट चले जाते हैं, देश छोड़ देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। तो लीगली अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं तो उनकी बात में सच्चाई है। अमरुल्लाह साले अभी कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट तो मेरी है, जहां मैं हूं वहां गवर्नमेंट है। तो तालिबान की गवर्नमेंट तो अनऑथराइज है, इसमें कोई शक नहीं। तो आने वाले समय में ये पॉइंट आएगा। और जिस प्रकार से अभी पता नहीं है किसी को भी अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद कहाँ पर हैं, क्या वो तजाकिस्तान चले गए हैं या अभी भी वो पंजशेर की चोटियों पे हैं। मगर जहाँ भी हैं वो बिल्कुल ठीक है। और वो जब तक नहीं हाथ खड़े करते, एक बहुत बड़ा कांटा है तालिबान के लिए। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की, बहुत जानकारी भी दी, अच्छा एनालिसिस भी किया। आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि जनरल साहब ने जो बात की उसका खुलासा यही है कि महबूबा मुफ्ती जैसे माजी की तारीख के कब्रिस्तानों में दफन सियासी मुर्दों को जो है जेर बहस नहीं लाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो चाहते ही ये हैं कि इस तरह से वो कंट्रोवर्शियल बयान दें जिसके नतीजे में वो दोबारा से जो है वो रेगुलर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सके। लेकिन ये शायद अब मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा आपने तालिबान के हवाले से और पंजशेर के हवाले से भी आज जानकारी हमने ली है जनरल साहब से जो उन्होंने दी। आपका आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को शाम 6:30 बजे यूके टाइम स्काई 711 पे। हमारा प्रोग्राम आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। जनरल साहब आपका बहुत, आप जो है ना बैक टू बैक प्रोग्राम है और आपने हमारे लिए इतनी रात को टाइम निकाला है, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वेरी मच। नाजरीन, इसके साथ थैंक यू मिर्जा साहब, डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत। थैंक यू। What makes Great Ormond Street